हेलो एवरीवन। तो बच्चों, हम लोग इसके पहले वाले क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट किए थे और सिंपल हार्मोनिक मोशन में बहुत बेसिक्स बातों को हम लोग समझे थे कि एक पीरियोडिक मोशन क्या होता है, हार्मोनिक मोशन क्या होता है, और एक पीरियोडिक मोशन, एक हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन कब कहा जाता है, उसके लिए क्या कंडीशंस होती है। तो दो कंडीशंस तुमको मैंने बताया था। पहला कि पार्टिकल का मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए और दूसरा पार्टिकल का एक्सेलेरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल और डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिए थे। और क्या पढ़े इसके पहले क्लास में, तो और पढ़े हम लोग इक्वेशन ऑफ एसएचएम कैसे लिखेंगे हम लोग। इनिशियल फेज का मतलब क्या होता है, अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से इनिशियल फेज की वैल्यू क्या होती है और इक्वेशन कैसे कैसे लिखा जाता है, ये हम लोग पढ़ लिए थे। मीन पोजीशन क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं, एम्पलीट्यूड्स क्या होता है, बहुत बेसिक्स हम लोग एसएचएम का इसके पहले वाली क्लास में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो कह सकते हो भी किसी भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें उसके बेसिक्स को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू हमारा वो जो क्लास था वो एसएचएम का एक बहुत ही बेसिक्स था, है ना। और उसको हम लोग पढ़ करके सब लोग बहुत अच्छा से हमारा बेस प्रिपेयर हो चुका है और अब हम लोग उस पर जितनी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग खड़ी करना चाहे आराम से खड़ी कर सकते हैं। अब जो भी तुमको बात बताई जाएगी तुम बहुत अच्छे से उसको समझोगे और अप्लाई करना सीखोगे। ठीक है, बट अगर कोई भी बच्चे उस क्लास को नहीं देखे हैं तो इस क्लास को देखने के पहले वो फर्स्ट क्लास ज़रूर देखो, ताकि जो बेसिक्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाए एसएचएम का। ठीक है, तो ये क्लास और अच्छे से बात समझ में आएगी और कम वक्त में इन चीज़ों को समझ जाओगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। सेकंड क्लास है एसएचएम का और आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली जो हम लोग को आज पढ़ना है वो है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। जब कोई पार्टिकल एसएचएम में होगा तो उसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कैसे निकालेंगे और उस पर क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम लोग इन सब को आज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करना चाहिए क्लास। और आज का क्लास शुरू करने के पहले जो इसके पहले वाली क्लास थी उसके बेस पर एक दो छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग आज एसएचएम में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये बात शुरू करेंगे। ठीक है, चलो तो बिफोर वी स्टार्ट कुछ एक आध दो क्वेश्चन कर लिया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो तुम लोग को मैं सामने लिख दिया हूँ तुम्हारे लिए वो है कि पार्टिकल एक्सिट। देखो, मेरा क्वेश्चन कराने का तरीका मकसद थोड़ा डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि मैं जब कोई न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस कराता हूँ तो उसमें एक बात ज़रूर ध्यान देता हूँ कि इससे तुमको कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा या नहीं, या इससे तुम्हारे डाउट्स क्लियर होंगे या नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि फिजिक्स के डाउट्स क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका है न्यूमेरिकल सॉल्व करो। जितने अधिक से अधिक न्यूमेरिकल सॉल्व करो कि तुम्हारे डाउट्स अपने आप क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस मैं कराता हूँ ये डेफिनेटली या तो तुम्हें कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी या तुम्हारे डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। ठीक है, और बाकी एग्ज़ाम में आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, पहले हम लोग जो देखेंगे कि हमको उससे सीखने को क्या मिल रहा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कह रहा है कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विथ टाइम पीरियड टी। एक पार्टिकल जो है वो एसएचएम में है और जिसका टाइम पीरियड दिया है हमको टी। टाइम पीरियड क्या होता है ये भी लोग हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। बताया था मुझे कि कहाँ से कहाँ तक मोशन कंप्लीट होगा तो हम लोग किस टाइम को टाइम पीरियड बोलेंगे, सब पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चलो तो कह रहा है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू मूव फ्रॉम हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड टू नियरेस्ट एंड पॉइंट। मतलब मैं तुमको फिगर बना के बताता हूँ, बट इसका मैं तुमको ऑप्शन लिख देता हूँ पहले। द ऑप्शन इज, ये क्वेश्चंस मैं तुमको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बार इन डिफरेंट एग्जाम्स, बहुत अलग अलग एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो और कॉन्सेप्ट्स भी है इसमें, कुछ कन्फ्यूज़न भी है, उसको दूर करेंगे और जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग होगा। और एग्जाम में तो क्वेश्चंस पूछा ही गया है तो करना तो वैसे भी हम लोग को है। ठीक है, तो ऑप्शंस इसके देखो बच्चों, ये है T/4, T/8, T/6 एंड T/12, ये इसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विथ टाइम पीरियड टी। तो सबसे पहले एसएचएम एक स्ट्रेट लाइन बना दो, ये हो गया मीन पोजीशन
और ये दोनों हो गए एक्सट्रीम पॉइंट्स या एंड पॉइंट्स, ठीक है। दिस इज योर मीन पोजीशन एंड दीज आर योर एक्सट्रीम पॉइंट्स या एंड पॉइंट्स, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड दिया है टी इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन कंप्लीट करने में जो वक्त लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। और पार्टिकल अगर ओ से स्टार्ट करता है, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो O to P, P to O, O to Q, देन Q to O इज कॉल्ड वन कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो वन ऑक्सीडेशन का टाइम हम लोग अच्छे से पता है कि कहाँ से कहाँ तक को हमको वन ऑक्सीडेशन कंप्लीट करना है, ओके। तो O से P, P से O, O से Q, Q से O, ये पूरा टाइम हमको दिया हुआ है कैपिटल टी, अच्छी बात है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू मूव फ्रॉम, देखो हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड टू नियरेस्ट एंड पॉइंट कह रहा है कि एम्पलीट्यूड के आधे से नियरेस्ट एंड पॉइंट, जो नज़दीक का एंड पॉइंट है वहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा। तो हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड इज देयर, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है, अच्छे से देख लो, दिस इज योर एम्पलीट्यूड, ठीक है, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड है, मीन पोजीशन से एंड पॉइंट तक के बीच को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, आयाम। तो हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब पार्टिकल a/2 पर है, a/2 पर है, ठीक है, हाफ एम्पलीट्यूड पर है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू मूव फ्रॉम हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड टू नियरेस्ट एंड पॉइंट, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड से नियरेस्ट एंड पॉइंट, तो ये हुआ ना। अब नियरेस्ट क्यों बोला, नियरेस्ट इसलिए बोला कि भाई देखो एक एंड पॉइंट तो यहाँ भी है, मगर जो नज़दीक वाला एंड पॉइंट है वहाँ तक जाना है। तो हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड से, एम्पलीट्यूड का जो आधा है उस पोजीशन से नियरेस्ट एंड पॉइंट यहाँ तक जाने में कितना वक्त लगेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहले क्वेश्चन समझ लो, क्या सोल्यूशन दोबारा की बात है, ठीक है, क्लियर है। फिर देख लो, एक टाइम पीरियड दिया हुआ है ऑक्सीडेशन का कि O to P, P to O, O to Q, Q to O, ये पूरा टाइम कितना है, कैपिटल T, दिस इज कॉल्ड वन ऑक्सीडेशन टाइम, वन टाइम पीरियड, ठीक है। लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो है हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड से नियरेस्ट एक्सट्रीम तक जाने में पार्टिकल को कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। आंसर टी के फॉर्म में ही देना है, और टी यहाँ पर भी ऑप्शन तुमको लिखे हैं, T/4, T/8, T/6 एंड T/12, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर 100 बच्चों को करने को दिया जाए तो मुझे लगता है कि 90 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इस T/8 ऑप्शन को चूज करते हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि कंफ्यूजन को दूर करना है। मैं जो क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ वो डाउट्स तुम्हारे क्लियर करेंगे, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करेंगे। सिर्फ एक महज क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन किया और हमारा एक क्वेश्चन कर लिया, 10 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। द क्वेश्चंस विल डेफिनेटली क्लियर योर कन्फ्यूजन्स एंड तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जब दिमाग बैठेंगे बच्चों, तभी फिजिक्स सीखने में मजा आएगा। जैसे अब कैसे निकाला जाए, देखो जो हमारा वन ऑसिलेशन है, अगर ध्यान से देखो तो उसको 4 इक्वल पार्ट्स में हम लोग बांटे हैं, O to P, P to O, O to Q, Q to O, ये 4 इक्वल पार्ट्स है। पहला पार्ट OP, दूसरा पार्ट PO, तीसरा पार्ट OQ, चौथा पार्ट Q से O, ये कंप्लीट होता है ऑक्सीडेशन। तो बताओ एक ऑक्सीडेशन को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? हाँ सर कर सकते हैं, और उसमें से एक इक्वल पार्ट क्या होगा, O to P। तो बताओ O to P तक के जाने का समय कितना होगा? तुमको कैसे, बहुत सिंपल सी बात है, O से P तक जाने का जो टाइम होगा वो कितना होगा, T/4 होगा। कैसे? क्योंकि O to P जो है, अगर ध्यान से देखो तो एक ऑक्सीडेशन का 1/4 है कि नहीं भाई? ऐसे ऐसे 4 लोग मिलेंगे तब एक ऑक्सीडेशन पूरा होता है। O to P एक हिस्सा, P to O दूसरा, O to Q तीसरा, Q to O चौथा। इन चारों का मिला के टाइम पीरियड है कैपिटल T। तो सिर्फ एक हिस्से का टाइम कितना होगा सर, T/4। तो ये होता है T/4 प्लस T/4 प्लस T/4 प्लस T/4 इज इक्वल टू कैपिटल T, दैट इज वन टाइम पीरियड। ठीक है, तो अगर एक टाइम पीरियड कैपिटल T है,
ठीक है। तो O से P तक का समय कितना होगा सर? T/4, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये एक ऑक्सीलेशन का 1/4 है, तो समय भी कितना होगा? 1/4 होगा। तो O से P तक जाने में समय कितना लगेगा सर? T/4। वो सिंपल सी बात है। लेकिन O से P तक का तो टाइम हमसे पूछा नहीं है, हमसे मीन पोजीशन और एंड पॉइंट तक का टाइम तो पूछा नहीं है, हमसे हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड से एंड पॉइंट तक का टाइम पूछा गया है। बात समझ में आ रही है? क्या दिया है और क्या हमको निकालना है? हमें पता है कि मीन पोजीशन से एक एंड पॉइंट तक जाने में एक ऑक्सीलेशन का 1/4 टाइम कंप्लीट होता है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो पूरे ऑक्सीलेशन का 1/4 है। क्योंकि ऐसे ऐसे 4 लोग जब मिलते हैं तब एक ऑक्सीलेशन हमारा कंप्लीट होता है। तो ये जो वैल्यू है वो एक ऑक्सीलेशन का 1/4 है। ये मतलब O2P, ठीक है, मीन से 1 एंड पॉइंट सिमेट्रिकल होता है। O से P तक जाने में भी T/4 और P से O तक आने में भी T/4, ठीक है। फिर O से Q तक जाने में T/4, फिर Q से O तक आने में T/4, पूरा मिलाकर क्या होगा? कैपिटल T0 टाइम पीरियड, ठीक है। चलो, तो यहाँ से यहाँ तक का तो T/4 हमको पता है, अच्छी बात है, वेरी सिंपल थिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट से ऐसे चल के। लेकिन जो पूछा गया है सर वो मीन पोजीशन से एंड पॉइंट तक का तो टाइम पूछा नहीं गया है, वो तो पूछा गया है कि हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब A/2 एम्पलीट्यूड के आधे पोजीशन से नियरेस्ट एंड पॉइंट तक जाने में कितना समय लगेगा, ये जरा हमको बताइए। ये क्वेश्चन क्लियर है एकदम? ठीक है कि पूछा क्या है और हमको पता क्या है। अब कैसे निकाला जाए? कुछ बच्चे यहाँ पर बस एक छोटी सी गलती कर देते हैं, ये करते हैं कि सर ठीक है, अब तक आप सिमेट्रिकल बात किए हैं तो हम भी सिमेट्रिकल बात करते हैं। अगर ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम T/4 है तो ये जो डिस्टेंस है वो इसका तो आधा है ना। अब तक आपने सिमेट्रिकल किया है और कहा कि ये डिस्टेंस पूरे का 1/4 है तो T/4 कर दिया। सिमेट्रिकल बात आपने की? हाँ भाई मैंने की है। तो ये जो पॉइंट है हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड से यहाँ तक का, ये भी तो इस पूरे मोशन का हाफ है। तो यहाँ से यहाँ तक का जाने का टाइम अगर T/4 है तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम उसका आधा कर दीजिए सर। तो T/4 का आधा कितना हो जाएगा? T/8। और ये ऑप्शन फट से लगा देंगे। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, बहुत बच्चे, तो में से कुछ नहीं भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, सब ऐसा होंगे, मगर थोड़ा सा डाउट्स क्लियर नहीं होते इसलिए बच्चे ऐसा करते हैं। क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सोचने की वजह क्या है, क्यों T/8 लगाते हैं? लगाते इसलिए हैं कि यार यहाँ से यहाँ तक का सर ने टाइम बोला है T/4 है और ये पूछा गया है जो कि O से P तक के जाने का आधा है। अरे भाई पूरा डिस्टेंस कितना है? A, ठीक है, ये डिस्टेंस A है तो ये कितना हो गया? A/2 और A/2, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक के जाने का टाइम T/4 है तो उसका आधा अगर टाइम पूछेगा तो उसको T/8 नहीं बोल सकते हैं क्या? और T/8 ऑप्शन में पता भी है, क्लिक किया आराम से आगे निकल गए, काम खत्म। गलत, वहीं पर तुम्हारा आंसर गलत। T/8 इज नॉट योर आंसर। गलत आंसर क्यों है मैं बाद में बताऊंगा, पहले सही आंसर खोजते हैं, ठीक है। ये गलत क्यों हुआ सर मैं बताऊंगा कि सर क्यों गलत हो गया। यहाँ से यहाँ तक का टाइम अगर T/4 है तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम T/4 का आधा क्यों नहीं होगा? ये जो मोशन है इस पूरे मोशन का आधा तो है। जैसे ये जो पूरा मोशन था ऑक्सीलेशन का 1/4 था तो आपने T/4 कर दिया। तो जब ये वाला पार्ट इस पूरे का आधा है तो इसको हम T/4 का आधा T/8 क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों गलत हो गया बताऊंगा, उसका वजह बताऊंगा कि हम हाफ क्यों नहीं कर सकते यहाँ पर पे। लेकिन पहले सही आंसर क्या है उसको देख लेते हैं। हमें ये T फाइंड करना है हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड से नियरेस्ट एंड पॉइंट तक जाने का समय। तो हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड से नियरेस्ट एंड पॉइंट तक जाने के समय निकालने के लिए अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि अगर मैं ये टाइम निकाल लूँ T', अगर मैं ये टाइम निकाल लूँ T', तो इस पूरे T/4 में से अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम माइनस कर दूँ तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का टाइम नहीं जाएगा मुझको। हमें O से P तक के जाने का टाइम पता है। अगर मैं इस पॉइंट को M मान लूँ, अगर मैं M मान लूँ, हमें O से P तक का टाइम कितना पता है सर? T/4। हमें निकालना कहाँ से का है सर? M से P तक का।
और अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि हमें O से M तक का टाइम पता है, तो यहाँ से यहाँ तक के जाने का टाइम तुमको पता है, इस पूरे टाइम में से अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम माइनस कर दिया जाए तो बचाओ बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकल जाएगा हमारा। जो पूछा गया है हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड टू नियरेस्ट एंड पॉइंट पूछा गया, वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम सारा काम छोड़ करके अब इसको ना पता करके जरा इसको पता करते हैं। इसको मतलब कौन सा टाइम, मीन पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तक जाने में कितना वक्त लगेगा, टी डैश निकाल लिया जाए। हालांकि वो हमारा आंसर नहीं होगा, उस टी डैश को t/4 में से माइनस करना होगा, तब तुम्हारा ये टी निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे देखो। अच्छा, मैं मान के चलूँ कि पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, मीन पोजीशन से। अगर वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा होगा तो जरा बताओगे बच्चों इक्वेशन क्या लिखेंगे, x = a sin ω/t। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अलग अलग पॉइंट के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए इक्वेशन क्या बनते हैं। तो अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो उसके लिए इक्वेशन होता है वेरी सिंपल, x = a sin ω/t, दैट वी हैव रेड। इसको टी डैश कर लो। टी डैश क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने का समय। x मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, a/2। ये तो क्लियर है, a/2। ठीक है, = a sin ω, टी डैश छोड़ दो, a से कैंसल्ड आउट, यू गॉट 1/2 = sin ω, टी डैश बोल सकते हो। ठीक है, अब साइन में बच्चों किसकी वैल्यू 1/2 होती है, सर π/6 की होती है, 30 डिग्री की होती है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, दैट मीन्स ω/t डैश मस्ट बी इक्वल टू π/6, तभी ना साइन π/6 की वैल्यू 1/2 आएगी भाई। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू को 2π/t बोल सकते हैं हम लोग, अच्छे से पता है। ओमेगा और टाइम पीरियड का रिलेशन अच्छे से पता है, ओमेगा = 2π/t, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टाइम पीरियड, वी ऑल नो दैट। ठीक है, तो भाई देखो पाई से पाई बच्चों यहाँ कैंसिल, दिस टी डैश। ठीक है, तो बताओ यहाँ से जरा बच्चों टी डैश कितना आएगा, टी डैश विल बी, टी यहाँ भेज दो तो आ गया टी, और 2 को नीचे भेज दो बच्चों, कितना आ गया, t/6, 2 × 12। तो ये टी डैश आ गया। ये आंसर है क्या, इसको आंसर समझना सर, ये तो मीन पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड का डिस्टेंस निकाला आपने, मगर पूछा गया था हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड से एंड पॉइंट तक का, नियरेस्ट एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो क्या दिक्कत है सर, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, t/4, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना निकल गया, t/12। तो ये कैसे नहीं निकालेंगे सर, देयरफॉर वी कैन से t = t/4 माइनस टी डैश बोल सकते हैं। ये t = t/4 - टी डैश, तो t/4 कितना है, t/4, और t डैश कितना निकाल चुके हो बच्चों, t/12। इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, t/6। तो t/6 इज योर राइट आंसर। नियरेस्ट एंड पॉइंट तक जाने में फ्रॉम हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड ये कितना समय लेता है, t/6। ठीक है, तो अब ये चीज आगे के लिए याद रखना कि ये जो पूरा टाइम है वो कितना है, t/4, और ये जो आधा आधा है वो t/8 और t/8 नहीं है, कितना है, तो ये वाला समय कितना है बच्चों, t/12, और ये वाला समय कितना आ गया, t/6। ये फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को आगे के क्वेश्चंस के लिए याद रखना है। अगर आगे कहीं पर आएगा मीन पोजीशन टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, सर t/12, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड नियरेस्ट एंड पॉइंट, सर t/6। ठीक है, तो t/8 और t/8 आधा आधा नहीं होता है। पहला हाफ पार्ट t/12, अगला हाफ पार्ट t/6। अब पूरा यहाँ से यहाँ कितना होगा, t/4। तो हमारा आंसर क्या होगा, द टाइम पार्टिकल विल टेक फ्रॉम मूविंग हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड टू नियरेस्ट एंड पॉइंट विल बी t/6। ये फैक्ट्स है, इस क्वेश्चंस को, ये तो क्वेश्चन है ही है, इसके जो आंसर्स आए इनको याद रखना है। अगर आगे कभी हमको ज़रूरत पड़ी कि यार हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड से नियरेस्ट एंड पॉइंट तक का टाइम क्या होता है, विल यूज t/6। अगर आगे कहीं जरूरत पड़ी कि मीन पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तक का टाइम कितना होता है, सर t/12। ठीक है, इन वैल्यूज़ को याद रखना है ताकि हमें आगे जा कर के फिर ये सब ना करना पड़े और हमारा वक्त बचे।
ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा t/6। लेकिन सर अभी आपने कहा था कि ये t/8 क्यों नहीं होगा, ये मैं बाद में बताऊंगा, तो बताइए t/8 क्यों नहीं हुआ? आपने आधा आधा क्यों नहीं किया, लेकिन हुआ क्यों नहीं है? सिमेट्रिकल तो है सर यहाँ से यहाँ तक का अगर 4 है तो ये आधे आधे तो है, क्यों नहीं? समय भी अब जब डिस्टेंस आप हाफ किए हैं तो टाइम को हाफ क्यों नहीं किया आपने? दिस इज a/2 एंड a/2, देन व्हाई इट इज नॉट t/8 एंड t/8? क्यों? बहुत सिंपल सा बच्चों, देखो बच्चों, डिस्टेंस अगर कभी हाफ होती है, अगर डिस्टेंस कभी मान लो अगर x डिस्टेंस है, डिस्टेंस को अगर मैं हाफ कर दूं, मान लो x डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक जाने का समय t है, डिस्टेंस को कभी मैं हाफ कर दूं तो टाइम भी हाफ होना चाहिए। ये ऐसा तभी होता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अगर तुम्हारे मूव करने की स्पीड कांस्टेंट है, ना फास्ट ना स्लो, एक ही स्पीड से चले जा रहे हो, तब कहोगे सर जितना डिस्टेंस कवर होगा उसके हिसाब से टाइम भी खर्च होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो डिस्टेंस के हाफ होने पर टाइम भी हाफ हो जाता है। वेरी सिंपल थी। अगर तुम्हारा स्पीड कांस्टेंट है तो जितना तुम टाइम लोगे फर्स्ट हाफ कंप्लीट करने में, उतना ही तुम टाइम लोगे सेकंड हाफ कंप्लीट करने में। क्यों? ना तुम फास्ट हुए ना स्लो हुए, जितना तेज तुम पहले पार्ट में थे उतना ही तेज तुम सेकंड पार्ट में हो। तो क्यों टाइम ज़्यादा या कम लगेगा? टाइम बिल्कुल बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो बच्चों अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो डिस्टेंस के हाफ होने पर टाइम भी हाफ हो जाता। यहाँ पर t/8 होता, यहाँ पर भी t/8 होता। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो, अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो ना फास्ट, तुम खुद सोचो ना, अगर तुमको अपने घर से स्कूल जाना है और तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट है तो तुम पहला आधा डिस्टेंस ट्रैवल करने में और अगला आधा डिस्टेंस ट्रैवल करने में इक्वल टाइम लोगे। स्पीड तुम्हारी सेम है, ना तुम तेज हुए ना तुम धीमे हुए। अगर ये डिस्टेंस a/2 है और t/8 समय लगा, ये डिस्टेंस भी a/2 होगा और t/8 समय लगेगा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता तो। लेकिन हम लोग कल से पढ़ते आ रहे हैं कि SHM में एक्सेलरेशन होता है और उसका फॉर्मूला भी पढ़े, a = -ω²x। तो SHM में वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं होती बेटा ना, यहाँ से यहाँ तक मूव करने में पार्टिकल की वेलोसिटी हर डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होती है। इट इज़ नॉट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट इज़ मूविंग विथ एक्सेलरेशन। इसलिए डिस्टेंस के हाफ होने पर a/2 होने पर टाइम हाफ नहीं हुआ है। अब बात समझ में आ रही है कि ये t/8 तुम्हारा गलत क्यों हो गया? सही होता, बिल्कुल सही होता अगर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती, कांस्टेंट होती तब। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता तो इक्वल को डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इक्वल टाइम भी लगता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि डिस्टेंस इक्वल है मगर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, इसलिए इसका टाइम इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो t/12 पहले पार्ट का और t/6 दूसरे पार्ट का। इस बात को समझ जाना। दिस विल ओनली हैपन व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स जर्नी। ठीक है, डिस्टेंस को आधा किया, टाइम भी आधा हो गया, सिंपल। वेलोसिटी कांस्टेंट है, कौन सी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है वहाँ सिमेट्रिकल बात नहीं होगी। ठीक है, इसलिए ये t/8 नहीं हुआ है। बात समझ में आ गई है? तो जल्दी से इसको कर लो, थोड़ा सा समझाने मुझको वक्त लग गया क्योंकि ज़रूरी है। ऐसे ही बच्चों कॉन्सेप्ट बनते हैं। मैं बहुत जल्दी भागूंगा, तेज भागूंगा, क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर आया, खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा, है ना? कहते वो बेस मजबूत नहीं होगा। सीखोगे, समझोगे, उसके बारीकियों को कोशिश करोगे समझने का। यहाँ पर क्यों ऐसा नहीं हुआ, क्यों सर ने हाफ नहीं किया, हमारा t/8 गलत क्यों हो गया, सर ने ऐसा क्यों किया। सोचो, समझो, पूछो, डाउट क्लियर करो, अपने आप सीखते जाओगे। दिस इज द मेथड ऑफ स्टडिंग एनी सब्जेक्ट, नॉट ओनली फिजिक्स। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का यही तरीका होता है। ठीक है, मैं ये क्यों बोलूँगा फिजिक्स का तरीका है, सबका तरीका ऐसे ही होता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लो। कोई डाउट हो तो बताना, हम लोग चलेंगे टुवर्ड्स एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, जल्दी।
अच्छा बच्चों, यहाँ पर भी एक बात और थोड़ा अच्छे समझ लिया जाए, क्योंकि मैंने कहा था कि बेसिक्स को समझेंगे और उसके छोटे छोटे बारीकियों को समझेंगे तो बहुत अच्छे से हमको फिजिक्स समझ में आएगी। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन मन में उठना चाहिए, क्या होगा? देखो मैं क्या बताना चाहूँ, समझना। ये था SHM, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा था। अभी सर आपने बताया कि अगर मैं डिस्टेंस हाफ ऑफ कर देता हूँ a/2 और a/2 का, ये पूरा डिस्टेंस a था। अगर मैं एम्पलीट्यूड को आधा आधा कर देता हूँ a/2 और a/2, तो इन दोनों a/2 को कंप्लीट करने में टाइम इक्वल नहीं होता। टाइम इक्वल नहीं होता क्यों? क्योंकि पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो डिस्टेंस इक्वल होने पर भी, डिस्टेंस के आधा आधा हो जाने पर भी टाइम हाफ हाफ नहीं होता। तो कितना होता है? तो सर आपने बताया अभी, पहले वाले का t/12 और दूसरे वाले का t/6। ये सब फैक्ट्स है, इसको तुम याद रखना आज के बाद, ठीक है? 0 से a/2 t/12, a/2 से a t/6, t/12 t/6, ठीक है? या अगर रेशो की बात करो तो यहाँ से यहाँ का जो रेशो होता है T1:T2 इज इक्वल टू 1:2, ठीक है? ऐसे भी समझ सकते हो। मतलब जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें पहले वाले पार्ट का 2 गुना टाइम लगता है। अगर यहाँ 2 सेकंड लगे होंगे तो ये वाला 4 सेकंड होगा। अगर ये 6 सेकंड लगे होंगे तो ये वाला 12 सेकंड होगा। अगर ये वाला 5 सेकंड होगा तो ये 10 सेकंड होगा। क्यों? क्यों? रेशियो देख लो 1:2। तो ये टाइम है वो इक्वल नहीं है, इनमें रेशियो 1:2 होता है, ठीक है? पहला वाला टाइम, पहले हाफ का जो टाइम होगा और दूसरे हाफ का जो टाइम होगा उसका रेशियो 1:2 होता है, ठीक है? या यूँ समझो कि दूसरे हाफ का जो टाइम होता है वो पहले हाफ के टाइम का डबल होता है। अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में तुमको 2 सेकंड लगा है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसका जस्ट डबल 4 सेकंड, यानी ये पूरा मोशन कितना हो गया? 6 सेकंड हो गया, है कि नहीं? ये 2 और ये 4 पूरा कितना हो गया? 6। समझ सकते हो? चीज़ों को समझो, ठीक है? अगर यहाँ से यहाँ जाने में मैं कहूँ उसको 5 सेकंड लगे तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 सेकंड लगेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है उसका समय इस वाले पार्ट के समय का 2 गुना होता है, ऐसा मैथमेटिक्स कह रही है। ऐसा सॉल्व किए हम लोग, रटे नहीं है, सॉल्व करके देखा है, ऐसा आया है तो हम ऐसा कह रहे हैं, ठीक है? अच्छा वैसे ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा क्यों हो रहा है कि ये वाला टाइम 2 गुना हो गया, ज़्यादा हो गया? ऐसा क्यों सर? ठीक है, एक्सेलरेशन है मानते, लेकिन ऐसा क्यों सर? ये डबल वाला ज़्यादा समय क्यों लग रहा है? एक्चुअली में तुम अगर ध्यान से बात देखो तो ये बच्चों ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये डी एक्सेलरेशन है, ठीक है? ये डी एक्सेलरेशन है। कैसे है सर? समझो उसको। देखो होता क्या है कि जब पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है, मैंने कल तुमको बताया था कि एक्सेलरेशन, देखो मैं थोड़ा सा बेसिक्स बता रहा हूँ SHM का, ठीक है? मैं तुमको बताया था कि एक्सेलरेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? और डायरेक्शन में क्या होता है? अपोजिट, ठीक है? तो जब पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट उसका, इस डिस्प्लेसमेंट अगर उसका राइट डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? उसका पीछे की तरफ होगा। तो जब पार्टिकल इस तरफ आगे की तरफ जा रहा होगा तो वास्तव में उसमें डी एक्सेलरेशन होता है। तो डी एक्सेलरेशन होने की वजह से, ध्यान सुनना, डी एक्सेलरेशन होने की वजह से जो ये वाला हिस्सा देख रहे हो उसमें पार्टिकल पहले वाले हिस्से के कंपैरिजन में स्लो हो चुका होता है। तो जहाँ वो स्लो होगा वहाँ वक्त वो ज़्यादा लेगा। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि ठीक है तुमने सॉल्व करके निकाल दिया, लेकिन ज़रा ये बताओ, थोड़ा समझाओ मुझको, एक्सप्लेन करो, इस कुछ कॉन्सेप्ट ज़रा बताओ कि जो सेकंड वाले हिस्से का टाइम है पहले वाले हिस्से के टाइम का डबल क्यों लग रहा है? इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि घबराओ मत, वो सिंपल रीज़न है, पार्टिकल हैज़ डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन में वेलोसिटी घटते जाती है। यहाँ पार्टिकल स्लो है, स्लो हुआ होगा, लेकिन यहाँ पार्टिकल और स्लो हो चुका है, यहाँ तक आते आते उसकी स्पीड और कम हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम घर से निकले, बहुत फास्ट में एनर्जी है, आधा डिस्टेंस कवर किए एकदम खूब तेज़ी से, लॉट ऑफ एनर्जी यू हैव, लेकिन अगला जब आधा कवर करने का बात आया थक गए,
एनर्जी खत्म हो गई, धीमे धीमे साइकिल चला रहे हो, तो जाहिर सी बात तुम अगले हाफ पार्ट में थक जाओगे, स्लो चलोगे, तो अगला आधा डिस्टेंस तुम ज़्यादा वक्त में कवर करोगे, बिकॉज तुम्हारी स्पीड स्लो हो गई है, तुम थक गए हो, तुम्हें डी एक्सेलेरेशन आ चुका है। यहाँ थकने का मतलब यहाँ पर डी एक्सेलेरेशन आया है, डी एक्सेलेरेशन से इस वाले पार्ट में पार्टिकल हैज़ बिकम स्लो हो गया है, इसलिए वक्त ज़्यादा ले रहा है। और कितना अधिक ले रहा है? जस्ट डबल। तो तुमसे कोई पूछे भाई डबल क्यों लिया, तो बता सकते हो बिकॉज यहाँ पर पार्टिकल पहले वाले के कंपेरिजन में स्लो हो गया बिकॉज ऑफ डी एक्सेलेरेशन। और कोई पूछे कैसे डी एक्सेलेरेशन, देख लो भैया, डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में है, एक्सेलेरेशन पीछे की तरफ है, रोकना चाह रहा है उसमें, डी एक्सेलेरेशन है, स्पीड घटेगी, यहाँ स्पीड कम होगी यहाँ के कंपेरिजन में, तो स्पीड कम होगी, वक्त ज़्यादा लेगा, कितना लेगा? जस्ट डबल लेगा। दैट्स वाई इट इज डबल ऑफ दिस टाइम। ठीक है, तो हर चीज़ के पीछे रीज़न हमको पता हो कि भाई ये जो हुआ है तो क्यों हुआ है। ठीक है, यही तरीका है असल में फिजिक्स को समझने का। ऊपर ऊपर अगर हम लोग गलती करें, बस ऊपर ऊपर पढ़ के निकलना है। थोड़ा देखो भाई, थोड़ा पेशेंस रखो, कोशिश करो उसको सीखने की। एक बार सीखने का कोशिश करोगे, फिजिक्स बहुत ही लाजवाब चीज़ है, बहुत लाजवाब चीज़ है। एक बार अगर मन में आ गया ना फिर, तो बस तुमको फिजिक्स सुबह शाम के अलावा कुछ तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर तुम उसको जानना सीखोगे ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऊपर ऊपर पढ़ के बस ऐसे इसको हटाते चलोगे तो फिर कभी भी एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है फिजिक्स की वो कभी डेवलप नहीं होगी। तो कोशिश करो कि हम लोग बेसिक्स को समझें। बेसिक्स को जो बच्चे समझेंगे, जो उस पर मेहनत करेंगे, जो छोटी छोटी चीज़ों के पीछे रीज़न खोजेंगे, उसके रीज़न को पता करने की कोशिश करेंगे, उनको बहुत ही अच्छे से बातें समझ में आएंगी। चीज़ों को अगर एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे, ये ऐसे हुआ चलो अच्छा होता है, ये ऐसे हुआ चलो अच्छा होता है ना, बिल्कुल नहीं। ये ऐसे हुआ क्यों होता है भाई, वो ऐसे हुआ क्यों होता है भाई, ये चीज़, इन दोनों बहुत डिफरेंस है। जब तुम एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे कि ये ऐसे होता है वो ऐसे होता है, तो फिर गलत है। कोशिश करो कि हर चीज़ के पीछे, हाँ इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, किसी की हेल्प लगेगी, एक टीचर की हेल्प तुमको लगेगी, खुद की मेहनत है, अच्छे बुक्स पढ़ो, ठीक है, और थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, वक्त निकालो उसके लिए। ठीक है, एनीवे, तो ये चीज़ तुमको समझना होगा कि भाई डिस्टेंस हाफ हाफ होने पर टाइम हाफ हाफ क्यों नहीं होता, और हाफ हाफ नहीं होता तो कितना होता है, d/12 d/6। रेशो कितना होता है, 1:2। अगले वाले आधे में पहले वाले आधे का ज़्यादा वक्त लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अगले वाले पार्ट में पार्टिकल स्लो हो चुका होता है, बिकॉज ऑफ डी एक्सेलेरेशन इट टेक्स मोर टाइम। हाउ मच? डबल्स। क्लियर है? चलो अब इसमें एक क्वेश्चन और उठेगा कि सर ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि ये t/8 और t/8 नहीं होता है, तो t/8 पर डिस्टेंस क्या होती है? क्वेश्चन समझे? अगर t/8 ये नहीं है तो t/8 पर डिस्टेंस होती क्या है? तो देखो डिस्टेंस क्या होती है। जैसे मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ये पार्टिकल O से स्टार्ट करे और मैं तुमसे पूछूं कि भाई वो t/8 टाइम में डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, t/8 टाइम में a/2 डिस्टेंस तो कवर नहीं करेगा, क्योंकि a/2 कवर करने में t/12 लेता है, तो t/8 में कवर कितनी करेगा सर, ये बता तो दीजिए। चलो देखते हैं। तो x = a sin ओमेगा t अगर मैं लिखूं तो ये a हो गया, साइन ओमेगा को मैं 2π/t लिख दूं। यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना ले रहा हूँ मैं, t/8, तो t/8 कैंसल्ड आउट, यू गॉट a sin π/4। ठीक है, और π/4 कितना होता है बच्चों, a/√2 होता है। तो x कितना आ गया, a/2, यानी कि t/8 टाइम में डिस्टेंस कितनी कवर करेगा ये, a/√2। ठीक है, तो अगले t/8 में कितना कवर करेगा, अगले t/8 में कवर करेगा कितना बच्चों, ये पूरा कितना था a, ये कितना है a/√2, तो बचा डिस्टेंस कितना होगा, बचा डिस्टेंस होगा a - a/√2। ठीक है, दिस इज योर बेसिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस।
मतलब कहने का बात है, मतलब सिर्फ ये है, जब डिस्टेंस हाफ हाफ होती है a/2 कैसे याद करना, कैसे समझना है, याद नहीं करना, समझना है। जब डिस्टेंस हाफ हाफ होती है तो टाइम हाफ हाफ नहीं होता, तो कितना होता है t/12 t/6। जब टाइम हाफ हाफ होता है तो डिस्टेंस हाफ हाफ नहीं होता, तो कितना होता है, पहले वाले t/8 का a/√2 डिस्टेंस, अगले वाले t/8 में a माइनस a/√2। क्लियर है? ये बहुत बेसिक बता रहा हूँ, एकदम बेसिक्स, कि क्या कब कैसे समझो कैसे होता है। जब डिस्टेंस हाफ हाफ होगी तो टाइम हाफ हाफ नहीं होगा, तो कितना होगा सर, t/12 t/6। और जब टाइम हाफ हाफ करोगे तो डिस्टेंस हाफ हाफ नहीं होगा, तो कितना होगा, a/√2 एंड a माइनस a/√2। क्लियर है? तो ये चीज़ भी ध्यान रखो कि कब कैसे समझोगे बातों को। अच्छा हाँ, अब वही तुमको बता रहा था मैं कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि x/2 है, x/2 है और टाइम भी हाफ हो गया, और इन तीनों में इसमें रिलेशन समझो क्या, डिफरेंस समझो क्या। यहाँ डिस्टेंस हाफ हाफ हुआ तो टाइम हाफ हाफ हो गया, या टाइम हाफ हाफ हुआ तो डिस्टेंस हाफ हाफ हो गया, क्योंकि ये मोशन जो हुआ होगा वो वेलोसिटी उसमें कांस्टेंट रही होगी। और बच्चों इन दोनों जगह वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए जब डिस्टेंस हाफ हाफ किया तो टाइम हाफ हाफ नहीं हुआ, जब टाइम हाफ हाफ किया तो डिस्टेंस हाफ हाफ नहीं हुआ। तो कितना हुआ वो भी याद होना चाहिए। पहले t/8 में कितना डिस्टेंस कवर करेगा सर, ये सब याद रखना बच्चों। अगर आगे आएगा तो अब हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अगर कहीं पर जरूरत पड़ी कि t/8 टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा a/√2। अगर कभी जरूरत पड़ी कि a/√2 डिस्टेंस कवर करने में कितना वक्त लगेगा, मैं लिखूंगा डायरेक्ट t/8, समझ जाना। अगर कभी कहीं जरूरत पड़ी कि पहला a/2 में टाइम कितना खर्च होगा, इट विल बी t/12। अगर कहीं जरूरत पड़ी कि जो अगला a/2 है उसमें कितना टाइम खर्च होगा, आई विल यूज t/6। तो ये सब जो वैल्यूज हैं इनको तुमको याद रख लेना है, ये फैक्ट्स हैं, तुमको आगे हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, कॉन्सेप्ट्स डेवलप होंगे ऐसे ही। और कोई पूछे ऐसा क्यों, तो बता दो कि भैया जो सोच रहे हैं ये वाला कंडीशन ये हर जगह नहीं होता है, ये वाला कंडीशन तभी होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, अदरवाइज यहाँ पर तो यही होता है, देख लीजिए जो है वो सामने है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? कितना समझे हो जरा कमेंट में मुझको बताना कि ये कॉन्सेप्ट तुम्हें कितनी समझ में आई है। ठीक है, तो जल्दी इसको कॉपी कर लो, एटलीस्ट ये दो चीज़ कॉपी कर लो कि डिस्टेंस हाफ हाफ होने में टाइम कितना कितना होता है, और टाइम हाफ हाफ होने में डिस्टेंस कितना कितना कवर होता है। एटलीस्ट ये बहुत जगह हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग इस पर करते हैं, और कह रहा है कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, एक पार्टिकल एसएचएम में है, एंड टेक्स 1 सेकेंड, 1 सेकेंड लेता है कहाँ से कहाँ तक के लिए, टू रीच फ्रॉम मीन पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तक जाने में 1 सेकेंड का वक्त लगता है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ फर्स्ट से डायग्राम में जो टाइम दिया हुआ है उसको हम लोग शो करते हैं, कहाँ से कहाँ तक का टाइम दिया है। तो ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ोगे बच्चों तो साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम मीन पोजीशन टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना सेकंड लिया है, 1 सेकंड। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो, यही सेकंड है ना। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एंड टेक्स 1 सेकेंड टू रीच फ्रॉम मीन पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। तो मीन पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड का टाइम कितना दिया है बच्चों, 1 सेकेंड दिया है। यहां से यहां तक का टाइम दिया है 1 सेकेंड, दैट्स मीन पोजीशन से a/2 तक का डिस्टेंस है, सॉरी टाइम दिया 1 सेकेंड। पूछा क्या है, 10 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में कितना वक्त लेगा, 10 ऑक्सीलेशन का टाइम पूछा गया। अब जरा हमको बताओ यहां से यहां तक का टाइम कितना होता है। अभी तो पढ़े हैं सर, दिस टाइम इज t/12, अभी पढ़ाए हैं सर, ये t/12 होता है और t/6 होता है।
तो जो हमें 1 सेकंड दिया है वो किसकी वैल्यू है सर, t/12 की वैल्यू है। सिंस t/12 इज 1 सेकेंड इट मीन्स t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। t कितना आ गया बच्चों, 10 सेकेंड आ गया। लेकिन सर t तो एक ऑक्सीलेशन का टाइम होता है, यहाँ तो 10 ऑक्सीलेशन का पूछा है। देयरफॉर टाइम ऑफ 10 ऑक्सीलेशंस, अगर एक ऑक्सीलेशन का टाइम बच्चों 12 सेकंड है तो 10 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में जाहिर सी बात है सर 120 सेकंड्स लेगा। दैट्स इट, सिंपल तुम्हारा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए ये सब आते हैं क्वेश्चंस, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। इसलिए मैं कह रही फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को ध्यान रखो कि कहाँ से कहाँ तक में कितना टाइम लगता है, किस टाइम में कितनी डिस्टेंसेस कंप्लीट होती है, दैट यू मस्ट रिमेंबर। ठीक है, अब जिसको नहीं पता होगा ये t/12 है, वो पहले इस टाइम को पता करेगा, फिर आगे कहानी शुरू करेगा। तो हम उतना वक्त क्यों खर्च करें, हम जो चीज़ एग्ज़ाम में करने वाले हैं वो घर पे करके समझ लें, अभी करके समझ लें, दिमाग में बैठा लें कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा काम होगा। ठीक है, यही तो पढ़ाने का तरीका होता है। ठीक है, तो कर लो, सिंपल सब क्वेश्चन, बहुत कुछ समझाने को इसमें है नहीं। तो मीन से हाफ तक का टाइम दिया, तो मीन से हाफ तक का टाइम t/12 होता है। तो t/12 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 12 सेकेंड आ गया एक ऑक्सीलेशन का, तो 10 का कितना हो गया 120 सेकेंड्स। क्लियर है। अगर हाफ से एंड तक का दिया होता टाइम तो किसकी वैल्यू होती, वो सर t/6 की वैल्यू होती। तो t/6 के हिसाब से हम अपना फिर आगे काम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जल्दी कर लो, आगे चलेंगे फिर। ओके फाइन, तो बच्चों आगे चलते हैं, पढ़ते हम लोग कि एसएचएम में पार्टिकल के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या क्या मतलब है, क्या उसका फॉर्मूला है, कहाँ पर कैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में चेंजेस कैसे होते हैं, कहाँ पर कैसे चेंज करता है, कहाँ पर घटता है, कहाँ बढ़ता है, कहाँ मैक्सिमम, कहाँ मिनिमम, क्या डायरेक्शन, सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो अब तक हम लोग जो पढ़े हैं एसएचएम के बारे में बहुत बेसिक्स तुमको बताया, जिससे एकदम बेसिक्स क्लियर हो जाए, ताकि जो कुछ भी इसके बाद आएगा सब समझते चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो बहुत अच्छे से छोटी छोटी बातों को समझो और कोरिलेट करो। इसके बाद जब हम लोग इस पे जो पढ़े अब तक हम लोग इस पे ढेर सारा प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे, तो फिर आए फिर कोई क्वेश्चन आने दो, जो क्वेश्चन आने फिर आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम खुद करके बताओगे सर मेरा क्वेश्चन हो गया, कोई डाउट नहीं। बट बिफोर दैट थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और कॉन्सेप्ट को समझना होगा, फिर बैठेंगे क्वेश्चन में, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है एसएचएम में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है जो एसएचएम में है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वो कर रहा है। हम मान के चलते हैं कि पार्टिकल का जो स्टार्ट है वो, मैंने बार बार कहा था कि हम लोग जब नहीं पता होगा, हमको कुछ मानना होगा, तो मान के चलेंगे पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। और यहाँ से स्टार्ट करने में कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है हम सब जानते हैं, अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग फॉर्मूला वी यूज़। ठीक है, तो इन एसएचएम वी नो दैट x इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, a साइन ओमेगा टी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है भाई, टाइम के साथ x चेंज करता है, यही तो इक्वेशन होता है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग x फाइंड करना, दैट इज द इक्वेशन। अगर तुमसे कोई पूछे कि एसएचएम ये है क्या भाई, ये है क्या, तो बोलोगे मत घबराओ, शांत हो जाओ, सुनो क्या है। किसी भी गिवन टाइम पर पार्टिकल का जो पोजीशन है उस पोजीशन को बताने वाला इक्वेशन है ये। अब शांत, अब सुनो आगे कहानी क्या है। ठीक है, अच्छा, अब हम ये भी जानते हैं कि पार्टिकल में एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी होगी भाई। तो अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, इसको जानने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए सर, कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोजीशन पर वेलोसिटी क्या है, कैसे पता करेंगे सर। एक फॉर्मूला निकाल के दीजिए। एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी चेंज करेगी, बताइए कैसे निकालेंगे, और देखते हैं कैसे निकालेंगे। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ v इज इक्वल टू, हमको फाइंड करना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt। डिफ्रेंशिएट कर दो उसको। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं, घबराना मत, सिंपल सी बात है। a इज कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, कॉस ओमेगा टी।
ठीक है, और इनटू ओमेगा भी करेंगे, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ टी है, तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उससे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, पढ़े होगे। चलो नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बस समझते रहो क्या है, ठीक है। v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए ओमेगा को अलग कर लीजिए सर और कॉस ओमेगा टी को अलग कर लीजिए, तो ये हो गया बच्चों वेलोसिटी का फॉर्मूला ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम। ए क्या है पता है, कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड है, ओमेगा सर फ्रीक्वेंसी है, कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी, टाइम पर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो इन टर्म्स ऑफ टाइम है। अब अगर हमको टाइम पता हो कि किस टाइम पर वेलोसिटी निकालनी, हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया पार्टिकल का वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। हालांकि ये फॉर्मूला हम लोग कम ही यूज़ करेंगे, एक दूसरा फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ होगा क्वेश्चंस में, जो होता है वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। जैसे अभी समझ जाओगे मैं क्या निकालने जा रहा हूँ। मैं कहा कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग वेलोसिटी होगी, अलग अलग पोजीशन पर होगी, ये टाइम के फॉर्म में है। जिस भी टाइम पे निकालना होगा रख दोगे वो निकल जाएगी। लेकिन मैं अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में निकालना चाहता हूँ कि मीन पोजीशन से डिस्टेंस पता हो और वेलोसिटी निकल जाए। यानी कि v का फॉर्मूला x के फॉर्म में बताइए सर कि x अगर पता होगा तो v कैसे निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो जरा ये बताओ बच्चों, v इज इक्वल टू ए ओमेगा, अच्छा कॉस ओमेगा टी को हम लोग ये बोल सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आए हो, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, जरा बताओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो फॉर्मूला बचपन से पहले पढ़े हो गए यार, है कि नहीं, वो पुराने फॉर्मूले हैं सब, उसी फॉर्मूले का यूज़ किया गया। v इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, यार साइन ओमेगा टी की वैल्यू पता है क्या हमको, साइन ओमेगा टी को हम लोग x बाई ए बोल सकते हैं, क्योंकि हमें वेलोसिटी x के फॉर्म में ही तो निकालनी है। तो भैया t को हटा के फेंकिए, x को लेकर के आइए, तो साइन ओमेगा टी को बोल दीजिए x बाई ए, स्क्वायर भी करना है भूलना मत, तो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर में रख दिया। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया भैया, ए ओमेगा एंड स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा सर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए तो ए हो जाएगा, ए से ए हो गया सर कैंसल्ड आउट। तो v का जो फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में आया वो आया सर कुछ ऐसा, v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट पोजीशन x के फॉर्म में, दोनों सेम फॉर्मूले। ये टाइम के फॉर्म में है कि अलग अलग टाइम पर वेलोसिटी क्या है पता हो, t/8, t/4, t/6, t/12 सब निकल जाएगा। ये x के फॉर्म में है, a/2, a/√2, a/4, a√3/2, वॉट कुछ भी डिस्टेंस पूछे कि भैया इतने डिस्टेंस पर वेलोसिटी क्या होगी, लगा लो फॉर्मूले को। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हम लोग कहाँ पर पे ये फॉर्मूला यूज़ करें, कहाँ पर पे ये फॉर्मूला यूज़ करें। दोनों फॉर्मूला है वेलोसिटी का ही है, पार्टिकल के वेलोसिटी में जो चेंजेस होंगे टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ, उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा हम ये पता कर लेते हैं कि भैया वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है, कहाँ पर बढ़ रही है, कहाँ घट रही है, कहाँ मैक्सिमम, कहाँ जीरो, जरा इसको चेक कर लिया जाए। जैसे नाउ इफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का सीधा सा मतलब भैया तुम कहाँ पहुँच गए, तुम पहुँच गए मीन पोजीशन पर। यानी हम मीन पोजीशन पर पार्टिकल के वेलोसिटी को निकालना चाह रहे हैं। जब शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी मीन पोजीशन पर, तो मीन पोजीशन भैया तुम जो x निकालते हो बच्चों, एक किसी पॉइंट m पर तुम जो x निकालते हो वो x क्या होता है, वो x होता है सर मीन पोजीशन से उसका डिस्टेंस। तो अगर हम मीन पोजीशन पर पार्टिकल के वेलोसिटी को निकालना चाहें कि मीन पोजीशन पर क्या वेलोसिटी है, तो वहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो इफ़ x इक्वल टू 0 मतलब एट मीन पोजीशन v अगर मैं यहाँ निकालना चाहूँ तो x इक्वल टू 0 पर ख़त्म, a स्क्वायर बाहर आ गया, ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया तुम्हारा ओमेगा इंटू ए हो गया। और ये जो बच्चों वेलोसिटी होती है यही पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी भी होती है, इस बात को ध्यान रखना। यानी
मीन पोजीशन पर एसएचएम में पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। एक फैक्ट है, याद रखना। और कितनी होती है? ओमेगा इंटू ए। इससे अधिक वेलोसिटी पूरे मोशन में पार्टिकल का कहीं नहीं होगा। दिस इज द मैक्सिमम, वो भी कहां पर पे? मीन पोजीशन पे। तुमको मैंने पहले ही कहा था कि जब पार्टिकल आगे जाता है, बढ़ता है, तो उसमें डी एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो तुमको समझाता हूँ कैसे होगा। पहले आगे चलते इसमें और कुछ तुमको बता दूं। इफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, प्लस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए मतलब क्या? प्लस माइनस ए का मतलब सर या तो पॉजिटिव एक्सट्रीम या तो नेगेटिव एक्सट्रीम की बात हो रही है। एंड पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। प्लस माइनस ए बोलने का मतलब क्या? या तो इस एंड पर होगे प्लस ए या तो इस एंड पर होगे माइनस ए। तो पी और क्यू पर वेलोसिटी क्या होगी, मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूं। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए रखिए ना सर, रखिए। तो एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस ए है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया बच्चों? जीरो। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? जीरो। एंड यू गॉट v इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज योर मिनिमम वेलोसिटी दैट शुड बी एट एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो मतलब मेरे कहने का जो अब है वो ध्यान से अब सुनो। मीन पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। और एंड पॉइंट्स पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? मिनिमम। और वो मिनिमम कितनी होती है? जीरो। मतलब कैसे ये चेंजेस कैसे होगा समझना। जैसे पार्टिकल यहां तो ध्यान समझना, अभी समझेंगे पूरे एक ऑक्सीलेशन में कहां कहां वेलोसिटी बढ़ती है, कहां कहां वेलोसिटी घटती है, कहां कहां एक्सेलरेशन, कहां कहां डी एक्सेलरेशन। ये पूरे ऑक्सीलेशन में भी तुम्हें क्लियर करने वाला हूं मैं। मान लो ओ से स्टार्ट किया। अच्छा एक काम करो, जरा इसको कॉपी कर लो, फिर तुमको समझाता हूँ। ठीक है, तो कॉपी दिस वन, फिर मैं तुम्हें कुछ मैं डायग्राम मिटा के तुमको समझाऊंगा। तो इसे कॉपी करो फिर बताता हूँ। ठीक है, ओके बच्चों, तो मैं ये थोड़ा सा चीज़ मिटा रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ अपने जितना मुझको तुमको समझाना है, जितने बात तुमको समझ में आ जाए, कहाँ कहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे चेंज करती है वो तो तुमको समझाता हूँ मैं। और इस फिगर के हेल्प से ही समझाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझ रहा हूँ। चलो, तो ये होता है फॉर्मूला पार्टिकल की वेलोसिटी का डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन। मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पर, और कितनी मैक्सिमम कहाँ होता है और कितना होता है दोनों याद रखना। कहाँ होता है सर? मीन पोजीशन पर। कितना होता है? ए ओमेगा। पार्टिकल की मेन वेलोसिटी कितनी हो सर? एंड पॉइंट्स पर। और कितनी होती है सर? जीरो। अब सुनो, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि पार्टिकल की वेलोसिटी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम है, तुमको हाँ सर मैक्सिमम है दिखाई दे रहा है। चलो, इस मैक्सिमम को मानता हूं मैं 10 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल ने 10 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट किया और एंड पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। जैसा कि हमने फॉर्मूले में देख रहे हैं, यानी कि जब ये आगे बढ़ता है मीन पोजीशन से एंड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ता है तो उसकी वेलोसिटी घटती है, घट रही है। ये 10 से 0 इकट्ठे तो हुआ नहीं होगा, आगे बढ़ा होगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। यानी कि जब ये 10 से 0 हो रहा है, यानी पार्टिकल में क्या है? एक्सेलरेशन की डी एक्सेलेरेशन। सर डी एक्सेलेरेशन है, वेलोसिटी घट रही है, डी एक्सेलेरेशन है। और एंड पॉइंट पर तो वेलोसिटी 0 होना भी चाहिए। अगर यहाँ पर 0 नहीं होता तो पार्टिकल तो भी और आगे जाता ना। तो ये एंड पॉइंट है, इसलिए वेलोसिटी 0 नहीं है। यहां वेलोसिटी 0 हो गई इसलिए ये एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, बात समझ भाई। अगर यहां वेलोसिटी 0 ना होता तो यहां से वापस जाता क्या? अभी और आगे जाता। तो जब उसकी वेलोसिटी 0 होगी तो अपने आप रुक जाएगा। तो जहां पर वेलोसिटी बच्चों 0 होगी वही एंड पॉइंट होता है।
ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर एंड पॉइंट पर पे जीरो वेलोसिटी नहीं होगी तो अभी तो वो और आगे निकल जाएगा, लेकिन ऐसा होना नहीं है। एंड के बाद तो लौट के आना है, यानी कि यहाँ पर तो वेलोसिटी जीरो होना ही चाहिए, तभी तो आगे लौट के जाएगा। तो जाते वक्त क्या हुआ, डी एक्सलेशन। ठीक है, 10 9 8 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 डी एक्सलेशन हो रहा है, जाके जीरो हो गया, रुक गया। अब लौट के आएगा, अब लौट के आएगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी अब क्या है उसमें एक्सेलरेशन। अब इस यहाँ अब से इधर जाएगा, मैं पूरा एक ऑक्सीलेशन तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। अब ये 10 थी, अब इधर जाएगा, इस साइड जाएगा, तो फिर क्या होगा, डी एक्सेलेरेशन, क्योंकि यहाँ पर भी स्पीड कितनी होनी है, 0 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, फिर पलटेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ऐसे चेंज करता रहेगा तुम्हारा। यानी यहाँ से जब आगे बढ़ेगा तो दिस इज डी। अब मैं एक ऑक्सीलेशन में बता रहा हूँ कहाँ डी एक्सेलेरेशन कहाँ एक्सेलेरेशन। O से P डी एक्सेलेरेशन, P से O एक्सेलेरेशन, O से Q डी एक्सेलेरेशन, Q से O एक्सेलेरेशन। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चों वेलोसिटी में चेंजेस होते हैं इन SHM। पूरा इसकी बारीकियों को समझा दिया तुमको मैंने, कहाँ पर कैसे चेंज करेगा, कहाँ पर मैक्सिमम, कहाँ पर जीरो। ठीक है, तो एक ऑक्सीलेशन में अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक ऑक्सीलेशन में 2 बार एक्सेलेरेशन है और 2 बार डी एक्सेलेरेशन है, तो सही है कहना? कैसे सर? डी एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन, डी एक्सेलेरेशन 10 0 0 से 10 फिर 0 10 0 10 0, पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों वेलोसिटी में चेंज होता है किसी भी SHM में। ठीक है, तो याद रहेगा मीन पोजीशन पर मैक्सिमम और कितनी, ए ओमेगा, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर 0 और मिनिमम, दैट इज दिस। और कहीं और पर निकालो बीच में a/2 a/3 a/√2 a/4, कहीं भी निकालना हो सर ये फॉर्मूला है ना, x की वैल्यू पुट करिए आ जाएगा जहां पर निकालना होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं जिससे हम लोग किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये जरा मुझको तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि तुमको जो ये मैंने बताया कि वेलोसिटी का चेंजेस कैसे होगा, 10 से घट करके 0, 0 से बढ़कर 10, 10 से घट के 0, 0 से बढ़कर 10, ये तुमको बात समझ में आई कि नहीं? ये बात समझे कि नहीं कि आधा डी एक्सेलेरेशन फिर एक्सेलेरेशन फिर डी एक्सेलेरेशन फिर एक्सेलेरेशन, ये बात तुमको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो मुझको बताना। तो आगे चलेंगे ना बच्चों अब टूवर्ड्स, अभी हो गया वेलोसिटी, अब बात करते हैं बच्चों एक्सेलेरेशन की। ठीक है, चलो ओके फाइन। तो बच्चों बात करते हैं एक्सेलेरेशन की कि पार्टिकल का एक्सेलेरेशन कैसे चेंज होता है। हम सीख चुके कि वेलोसिटी में चेंज कैसे होता है, कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम, कहाँ पर एक्सेलेरेशन कहाँ पर डी एक्सेलेरेशन। अब थोड़ा चेक कर लिया जाए कि भाई एक्सेलेरेशन के साथ क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये हो गया मीन पोजीशन, ये हो गए 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, और चलो नाउ वी हैव नोन दैट v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हम ये फॉर्मूला जान चुके हैं कि वेलोसिटी के जो फॉर्मूला होता है t के फॉर्म में, दैट इज a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला t के फॉर्म में है। ठीक है, तो हम 2 फॉर्मूला वेलोसिटी का निकाले, एक t के फॉर्म में एक डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। नाउ a इज इक्वल टू क्या होगा भैया सर? a इज इक्वल टू dv/dt होगा। क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो a ओमेगा कांस्टेंट है रहा, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ये भी हम लोग बचपन से जानते हैं, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा भी करना होगा। ठीक है, टी का कोफिशिएंट ओमेगा यहाँ लेते आओ, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी एज इट इज। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम। टाइम के फॉर्म में है, आपको जो भी टाइम पर एक्सेलरेशन फाइंड करना है
आप उस टाइम पर एक्सेलेरेशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्लियर है? आगे चलते हैं अब। नाउ x इज इक्वल टू, एज वी नो दैट a साइन ओमेगा टी होता है, सिंस x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी होता है, तो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू x बाई ए, जरा यहाँ पुट कर दिया जाए। देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, और साइन ओमेगा टी के बदले क्या रख दिया बच्चों मैंने, x बाई ए। तो a से कैंसिल्ड आउट और हमको मिल गया a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। अरे कौन सा फॉर्मूला है? अरे सही, तो वही फॉर्मूला है जो कल आप पढ़ाए थे, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर याद करो तो याद आ रहा है, फर्स्ट क्लास में इस फॉर्मूले को पढ़े थे हम लोग, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहाँ ओमेगा क्या था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कुछ याद आ रहा है? वही तो फॉर्मूला है ये, और यहाँ से क्लियर भी हो गया। जो SHM की कंडीशन आपने बताया था क्लियर भी हो गया। क्या क्लियर हो गया सर? क्लियर हो गया ये कि a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, जो आप बताते आ रहे हैं कि एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए और एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट भी होना चाहिए। ये तो फॉर्मूले से ही प्रूव हो गया। तो हमने कुछ नहीं किया, जो सिंपल मैथमेटिक्स थी, मैथमेटिक्स को फॉलो करते करते पहुंचा हूं मैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लोग पहले से पढ़ भी चुके थे फर्स्ट क्लास में, आज दोबारा आ गया तो और भी क्लियर हो गया कि फॉर्मूला क्या होता है। और जो कंडीशन थी कि एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन होगा और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा, वो भी यहाँ से क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो जो थ्योरी हम लोग पढ़े तो उसको मैथमेटिक्स से प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई SHM में ऐसा ही होता है कि एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा और डायरेक्शन में अपोजिट भी होगा। दैट इज, दिस इज हियर। ठीक है, अच्छा, फिर अगेन वही बात कि एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन पर, मतलब एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर हम लोग अगर एक्सेलेरेशन निकालना चाहें तो x इज इक्वल टू 0 बच्चों अगर यहाँ पुट करोगे तो एक्सेलेरेशन भी तुम्हारा 0 हो जाएगा, बताओ, एंड दैट इज मिनिमम। यानी कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है वो मीन पोजीशन पर क्या होता है, 0। ठीक वेलोसिटी का उल्टा, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, लेकिन मीन पोजीशन पर ही एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। ठीक है, एट एंड पॉइंट्स, अगर एंड पॉइंट्स की बात करोगे, एंड पॉइंट्स का मतलब x इक्वल टू क्या होगा बच्चों, प्लस माइनस ए, एंड पॉइंट्स। ठीक है, हम लोग इस दोनों पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। ये x मतलब जो है वो किसी दूसरे, किसी जनरल पॉइंट के लिए है x। ठीक है, तो जब ये x 0 होगा तो पार्टिकल मेन पोजीशन पर चला आएगा, जब ये x बढ़ करके a के बराबर होगा तो पार्टिकल p या q पर चला आएगा, प्लस माइनस a के हिसाब से। तो एट एंड पॉइंट्स, अगर एंड पॉइंट्स पर तुमको एक्सेलरेशन निकालना है तो यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू प्लस माइनस है, तो व्हाट यू विल गेट a इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर a। ठीक है, इसको हम लोग एक काम करते हैं, केवल a ही लिखते हैं कंफ्यूजन ना होने पर, तो कहीं भी निकालोगे तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर a ही आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता ही है। ठीक है, तो नेगेटिव तो वैसे भी आना है, लेकिन अगर हम लोग अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव मत लिखना, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर ए से काम चलाना। ठीक है, नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, अगर हम लोग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर लोग सिर्फ ओमेगा स्क्वायर ए ही यूज़ करेंगे, इसलिए मैं साइन का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर ए लिया हूँ, प्लस माइनस ए, फिलहाल यहाँ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ए मैक्स विल बी ओमेगा स्क्वायर ए, पी पर भी ओमेगा स्क्वायर ए, क्यू पर भी। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट होगा वो सबको पता है, तो नेगेटिव में यहाँ नहीं, क्योंकि हम लोग जब लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो हमको वहाँ पर उसके इस साइन से मतलब नहीं रखना, हम लोग सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड को यूज़ करना है। ठीक है, इन जनरल। तो ये तुम्हारा हो गया एक्सेलरेशन। अच्छा, ध्यान से अगर देखो तो वेलोसिटी का ठीक उल्टा है, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी इज मैक्सिमम, एक्सेलरेशन इज 0, एंड पॉइंट्स पर वेलोसिटी इज मिनिमम, मगर यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम। तो जहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम वहाँ पर एक्सेलरेशन मिनिमम, जहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम वहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक उल्टा होता है, जहाँ पर v मैक्सिमम वहाँ पर a ज़ीरो, जहाँ पर v ज़ीरो वहाँ पर a मैक्सिमम। ठीक है, तो जल्दी इस फॉर्मूले को नोट कर लो, आगे चलते फिर हम लोग। तो सबने कर लिया बच्चों? ठीक है, चलो तो आज हम लोग अपनी बात को यहाँ पे रोकते हैं, और हम लोग बहुत जल्द कुछ भागना नहीं है, बहुत धीमे धीमे चलेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ एसएचएम पढ़ लिया, उसके लिखने का तरीका समझ गए, वेलोसिटी की बात कर लिए, एक्सेलरेशन की बात कर लिए, चेंजेस कैसे होते हैं, टाइम के हिसाब से कैसे चेंज करते हैं, सब हम लोग पढ़ लिए, बहुत बेसिक्स हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आज यहाँ स्टॉप करेंगे, और अगली क्लास जब लोग आएंगे तो उस पर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब तक जो पढ़े हम लोग फर्स्ट सेकंड क्लास में, इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, जो कॉन्सेप्ट्स हमको समझ में आए हैं उसको हम लोग अब यूज़ करेंगे, ताकि वो और अच्छे से हमको दिमाग में हमारे बैठ जाए। फिर हम लोग उस क्लास के बाद चलेंगे टुवर्ड्स एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। तब तक बहुत अच्छे से तैयारी करो, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, घबराना नहीं है, विश्वास रखना है अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, अपने ईमानदारी के ऊपर कि तुम ऑनेस्ट हो। ठीक है, देखो खुद तुमको समझ में आएगा कि तुम अपने साथ ऑनेस्ट हो कि नहीं, तुम जो अपना वर्क कर रहे हो वो तुम ऑनेस्टली कर रहे हो कि खुद तुमको समझ में आ जाता है। इसमें कोई बहुत घुमाने फिरा के बोलने की बात नहीं है, और जानते हुए भी चीज़ों को एक्सेप्ट न करना ये गलती है, ये ईमानदारी वाली बात नहीं होगी जो तुम्हें नहीं करना। ठीक है, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पढ़े तो पढ़े। ठीक है, तो मेहनत करो और ईमानदारी के साथ मेहनत करो। और मेरा तो बस एक ही चीज़ मानना है कि अगर सही में फुल पोटेंशियल से हम किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए अगर एक बार मन में ठान लेंगे, तो फिर वो चीज़ हमें मिलने में देर हो सकती है, मगर ऐसा होगा नहीं कि वो मिले ना। इट कुड टेक टाइम बट इट विल हैपन डेफिनेटली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, बट तब तक तुमको अपने आप को थोड़ा सा ऐसे रखना होगा कि ताकि तुम अपने आप को ये कह सको कि हाँ, हमने ईमानदारी से मेहनत किया है और हमें इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, वी हैव इनफ टाइम लेफ्ट, और प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से, और बाकी अगर अच्छा से प्रिपरेशन करेंगे तो रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। हमेशा मैं कहता हूँ कि प्रोसेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन रिजल्ट। ठीक है, प्रोसेस अच्छा से रखो, रिजल्ट जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है, मेहनत करो, कोई डाउट होगा तो उनको पता है क्या करना है, अपने डाउट्स को बताओ, कमेंट में बताना, कुछ होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखो, खुश रहो और पढ़ाई लिखाई करो। ठीक है, थैंक यू।